नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। 1995 से लेकर आज तक देश में जितनी भयंकर त्रासदियां और तबाहियां हुई हैं, उनको अपनी आंखों से देखने का दुर्भाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। यह दुर्भाग्य मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसी तबाहियों को देखना कोई सुकून की बात नहीं होती, दिल में कोई चैन और सुकून नहीं पहुंचता। लेकिन इसके बावजूद ऐसा लगता है इन तमाम 18 साल के अनुभव के बावजूद कि हमारी सरकारें कुछ सीखी नहीं है। मैं यहाँ पर कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमारी सरकारों की बात कर रहा हूँ, उन सरकारों की जो चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा बनाई जाती है देश की जनता के द्वारा। क्या राहत और बचाव के कार्य में हम इतने पंगु हैं? अटल बिहारी वाजपेयी ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई, उसके खड़े होने के बावजूद, उसके बन जाने के बावजूद भी 7 दिन तक क्यों उत्तराखंड में वहां केदारनाथ धाम में लोगों को इतना लंबा इंतजार करना पड़ा राहत और बचाव काम के लिए? ऐसी ही हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेड का अर्ली वार्निंग सिस्टम क्यों नहीं लेकर आए, साथ ही साथ किस तरह की तकलीफें वहां पर लोगों को झेलने पड़ी, ये सब हम देखेंगे। एक बड़ी बहस करेंगे, साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार नरेंद्र मोदी एक जेट प्लेन और एक हेलीकॉप्टर लेकर क्यों पहुंच रहे हैं अहमदाबाद से देहरादून। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज दिन भर क्या कुछ घटा, किस किस दर्द को वहां पर फंसे हुए लोगों ने झेला और राहत और बचाव के काम के लिए सेना और प्रशासन क्या क्या करता रहा। उत्तराखंड से अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसे हम आपको दिखा भी नहीं सकते। तबाही का ये मंजर किसी की कल्पना से भी ज्यादा खौफनाक है। हमारे को दूसरा जीवन मिला है, भग के आए हम, जो भी समझ लीजिए आप। राहत सामग्री मिल पा रही थी आप लोगों को? हाँ, बराबर मिल रही थी वो सब चीजें। तो वहाँ बहुत ज्यादा बुरे हालात है ना, हम 3 रात हम सोए नहीं है। बाढ़ आई और हर बार में हमको दौड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता था पहाड़ी के ऊपर, सब बच्चों को लेके, लेडीजों को लेके, बुजुर्गों को लेके, सबको ऊपर चढ़े। मरण का बहुत काम था, लेकिन भैया मौत से बच के आए। मौत से बदतर जीवन जिया है हमने 3 दिन। सारे घर सबको देखे और हम भी जान बचा के भागे थे। लेकिन इससे भी ज्यादा खौफनाक है राहत और बचाव के काम में सुस्ती और लापरवाही। केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार की मशीनरी, हर कोई सिर्फ आंकड़े गिनाने में उलझा है। 33,192 जो वहां पे श्रद्धालु या पर्यटक गए हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की चेष्टा की गई है। 739 मोबाइल टावर्स, आउट ऑफ दिस 207 towers are down at the moment. आंकड़ों के खेल में एक और खौफनाक आंकड़ा भी जान लीजिए, ये भी सरकारी आंकड़ा ही है। उत्तराखंड में तबाही के 5 दिन बाद भी करीब 50,000 लोग पहाड़ों पर फंसे हुए हैं। रुद्रप्रयाग में 22,000, चमोली में 18,000 और उत्तरकाशी में 10,000 लोग ऐसे हैं जिन तक राहत और बचाव की टीमें पहुंच नहीं पाई हैं। पहाड़ पर बेबसी में फंसे लोग भगवान भरोसे हैं और सरकार को कोस रहे हैं। राहत और बचाव के काम में लगी एजेंसियों में तालमेल की कमी है, ये तो सरकार भी मान रही है। कोऑर्डिनेशन का थोड़ा मुझे प्रॉब्लम लग रहा था उधर, तो मैंने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के वो जो डायरेक्टर्स है और फॉर्मर सेक्रेटरी होम है मिस्टर दुग्गल, उनकी मैंने कोऑर्डिनेशन के लिए अपॉइंटमेंट की है। लेकिन खुद केंद्र और राज्य सरकार के बीच कितना तालमेल है, ये भी जान लीजिए। टोटल कितने हेलीकॉप्टर इस पूरे ऑपरेशन? टोटल 24 हेलीकॉप्टर हैं। टोटल कितने हेलीकॉप्टर इस पूरे ऑपरेशन? टोटल 24 हेलीकॉप्टर हैं। हेलीकॉप्टर जो है वो 4 हेलीकॉप्टर है वहाँ। हेलीकॉप्टर जो है वो 4 हेलीकॉप्टर है वहाँ।
दिल्ली और देहरादून में ये दोनों बयान शुक्रवार को ही सामने आए। दिल्ली और देहरादून की दूरी जाने दीजिए, हरिद्वार का ही हाल देख लीजिए। यहाँ गंगा में बहकर कितनी लाशें आई, इस पर एसएसपी कुछ कह रहे हैं और डीएम कुछ और। शवों का भी मिलना अभी जारी है। लगभग अब जो हमने अभी तक रिकवर किया है, कुल 48 शव जो हैं, लगभग इनको रिकवर किया गया है। तक जनपद हरिद्वार में 16 बॉडीज रिकवर करी जा चुकी हैं, जिसमें से 14 हरिद्वार से और 2 रुड़की से बॉडीज प्राप्त हुई हैं। ये बयान सुनने के बाद आपको इस बात का जवाब मिल गया होगा कि उत्तराखंड में राहत और बचाव का काम पंगु क्यों हो गया है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या राहत और बचाव के नाम पर 50,000 लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये धमकी से काम नहीं चलेगा। आज हालत ये है कि जनता तो दूर, उत्तराखंड सरकार में सत्ताधारी पार्टी के विधायक तक मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को मुंह पर 4 बातें सुना रहे हैं। लेकिन इससे सरकार की सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा, ऐसा लगता नहीं। फर्क पड़ना होता तो सरकार ने सीएजी की उस रिपोर्ट पर जरूर गौर किया होता, जिसमें 3 साल पहले ही चेतावनी दे दी गई थी कि पहाड़ों पर बेतरतीब विकास कार्य तबाही को दावत दे रहे हैं। पहाड़ पर मिट्टी और पत्थर ढीले हो चुके हैं, जिनसे बारिश में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। सीएजी की चेतावनी नजरअंदाज करने का नतीजा आज सबके सामने है। इस तबाही से पहले सरकार ने मौसम विभाग की चेतावनी को भी नजरअंदाज कर दिया था कि 4 धाम यात्रा पर तेज बारिश आफत बन सकती है, और अब मौसम विभाग ने एक बार फिर चेतावनी दे दी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तराखंड 24 जून से तेज बारिश की मार फिर से झेलने जा रहा है। 25 से 28 जून तक उत्तराखंड के 4 धाम इलाके में तूफानी बारिश की आशंका है। 27 जून को केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब इलाकों में 3 से 6 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। साफ है कि वक्त बहुत कम है और मुश्किल में है 50,000 जिंदगियां। एक बार पहाड़ों पर बारिश फिर शुरू हुई तो राहत और बचाव का काम मुश्किल में पड़ जाएगा। तब उन लोगों का क्या होगा जो पहाड़ों पर बेसहारा फंसे हैं, जख्मी हैं, सड़ रही लाशों के बीच हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिरकार केंद्र और राज्य के बीच तालमेल की कमी क्यों है। केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस गठबंधन की, वहीं उत्तराखंड में भी कांग्रेस की सरकार है। यहां पर सरकार और विपक्षी दल के सरकारें होने का कोई टकराव भी सामने नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल वही खड़ा होता है कि हम राहत और बचाव के काम के आगे क्यों पंगु होते हैं। कौन कौन हमारे खास मेहमान हैं? डॉक्टर अनिल जैन, जो कि राष्ट्रीय सचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ हैं। अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एसके श्रीवास्तव, पूर्व महानिदेशक मौसम विभाग, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, आपदा प्रबंध निदेशक, ये हमारे साथ हैं। अरिजीत चौबे, जो कि पूर्व मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के बेटे हैं, जिनको 4 रात उन डेबरी को अगर हम कहा जाए मलबे पर बिठाकर काटनी पड़ी। उनके बेटे हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। भूपेंद्र सिंह चश्मदीद है। और इस बहस में हम आपको नरेंद्र मोदी क्यों वहां पहुंच रहे हैं जेट और एक हेलीकॉप्टर लेकर और अपनी पूरी टीम लेकर, ये भी बताने की कोशिश करेंगे, ये भी समझाने की कोशिश करेंगे। अखिलेश जी से भी उसका जवाब लेंगे। लेकिन अखिलेश जी, ऐसा लगता है केंद्र और राज्य के बीच तालमेल की बेहद कमी है। गृह मंत्री कुछ कह रहे हैं आंकड़ा कि कितने हेलीकॉप्टर रखे हैं, राज्य सरकार कुछ कह रही है। हरिद्वार के डीएम कह रही है 16 लाशें मिली है, एसएसपी कह रहे हैं 48 लाशें मिली है। तो इसमें सच किसको माना जाए? सवाल ये कि एक हाथ को क्यों नहीं पता दूसरा हाथ क्या कर रहा है। नहीं दीपक जी, ये बात नहीं है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, काम कर रहा है। और जो डीएम और एसपी की बात आपने की, हो सकता है जिस समय आप लोगों ने बातें की हैं उस समय तक उन दोनों के पास वही इन्फॉर्मेशन नहीं हो। ये कोई इशू नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, पहाड़ पे जब कोई आपदा आती है तो प्लेन की आपदा से सैकड़ों गुना ज्यादा खतरनाक होती है। और ये जो तो भयावह आपदा, जैसे गांव में कहावत है ना, पहाड़ टूट पड़ा है, तो वही हुआ है हमारे उत्तर काशी के लोगों और जितने लोग गए थे उन सब लोगों के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है। प्रॉब्लम यह है कि जो भी सहायता पहुंचनी है, चाहे वो राशन के रूप में पहुंचे या लिफ्ट करने के लिए पहुंचे, वो सब वायु मार्ग से ही पहुंचना है मैक्सिमम जगह, 70% जगह पे। और उसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन
सिर्फ गाइड कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। उसके लिए सिर्फ आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स ही सफिशिएंट है, वो दिन रात लगे हुए हैं, उसमें काम कर रहे हैं। तो ये कह देना कि कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये उचित नहीं होगा दीपक जी। पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन इतना भी नहीं है कि एक ही दिन में सब कुछ हो सकता है, क्योंकि लखनऊ में सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है। हमारे जर्नलिस्ट भाई लोग बात कर रहे हैं, हम लोगों ने कुछ अधिकारियों से बात की है, वहां पे कई तरह की प्रॉब्लम आ रही है आर्मी को, क्योंकि हिल्स पे लोग बैठे हुए हैं, वो प्लेन लैंड वो है नहीं कि हेलीकॉप्टर लैंड करा दें, तो उसके लिए जवानों को नीचे रोप से लैंड कराया है, फिर वो रस्सी से उनके पास जा रहे हैं, फिर उनको नीचे ला रहे हैं। जब कुछ लोग नीचे आ जा रहे हैं तो फिर चॉपर आ रहा है, फिर उनको, क्योंकि चॉपर को लैंड कराने के लिए उतनी जगह चाहिए जितना पंखा है, तो उसमें बहुत टाइम लग रहा है। सड़कें है नहीं, हर जगह जहां जहां लोग फंसे हैं उनको उस प्लेस तक पहले लाना है कि जहां पे एक समतल सी जगह है और हेलीकॉप्टर के डैने फैलाने भर की वहां पे स्पेस हो। तो ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम पहला पॉइंट आपके लिए, आगे पॉइंट पर आऊंगा, बता रहे तो ये अगले पॉइंट पर आऊंगा, इसका जवाब ले लेता हूं। डॉक्टर अनिल साहब जो बता रहे हैं अखिलेश प्रताप जी, स्थिति वही है कि बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन है केंद्र और राज्य में? नहीं, जो अखिलेश जी कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन बढ़िया है या घटिया है, ये तो लोग जो झेल रहे हैं वो बताएंगे। मेरा एक इस विषय में एक बुनियादी सवाल है, और आपके माध्यम से मैं देश की जनता के लिए भी और शासन के लिए भी कहना चाहता हूं कि खाली जो लोग बाहर से वहां फंसे हुए हैं उनकी ही चिंता नहीं है। मुझे वहां से, क्योंकि मैं उत्तराखंड में रहा हूं, मैं वहां के दर्द को समझता हूं। वहां के स्थानीय जो लोग हैं उनकी बड़ी भारी समस्या है, उनकी जान की, माल की और उनके सामान की, उनके रहने की हालत की, सब तरह की हानि हुई है। उस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं गया है। सरकार उस स्थानीय लोगों की बिल्कुल चिंता नहीं कर पा रही है। और जहां तक इवैक्यूएशन, अखिलेश जी सुन लीजिए, मैं वहां से लगातार सतत संपर्क में हूं। आप शायद लखनऊ में बैठे होंगे, मैं उत्तराखंड में रहा हूं, मुझे मालूम है वहां का दर्द। मैं वहां एक एक जगह पर गया हूं जहां जहां ये कैलेमिटी हुई है। मैं बता रहा हूं कि वहां पर स्थानीय लोगों की बड़ी भारी समस्या है। लोग जो बाहर के लोग आए उनके साथ सिंपैथी भी रखना चाहते हैं, उनकी समस्या को कम भी करना चाहते हैं, उनको समस्या को सॉल्व भी करना चाहते हैं, और कर रहे हैं ऐसा, और ऐसा अपनी परेशानी के बावजूद ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि सरकारी व्यवस्थाएं जिस हिसाब से पहुंचनी चाहिए, जिस द्रुत गति से पहुंचनी चाहिए, बिल्कुल नहीं पहुंची हैं। स्थानीय लोग इस बात से बहुत गुस्से में हैं, और स्वयं आपके मुख्यमंत्री को आपके ही विधायकों ने घेरा है और लताड़ा भी है, क्योंकि सही मायने में कोऑर्डिनेशन ना तो देहरादून और केदारनाथ के बीच में, रुद्रप्रयाग के डिस्ट्रिक्ट डीएम और देहरादून के बीच का कोऑर्डिनेशन भी ठीक नहीं है, देहरादून और केंद्र का कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर 24 हेलीकॉप्टर हैं, बीच में बताए गए 45 हेलीकॉप्टर हैं, इस देश में हेलीकॉप्टर्स की संख्या क्या इतनी ही है? और हेलीकॉप्टर की सॉर्टी बढ़ाने की बजाय हेलीकॉप्टर की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि हेलीकॉप्टर की सॉर्टी, एक हेलीकॉप्टर की फ्लाइट लिमिट भी रहती है। इसलिए देश में 100-200 हेलीकॉप्टर भी रख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं आप। जगह जगह पर सरसावा से, देहरादून से, रुड़की से, जगह जगह से हेलीकॉप्टर को संचालित किया जा सकता है। फ्लाइट लिमिट भी रहती है, इसलिए देश में 100-200 हेलीकॉप्टर भी रख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं आप। जगह जगह पर सरसावा से, देहरादून से, रुड़की से, जगह जगह से हेलीकॉप्टर को संचालित किया जा सकता है, खाली एक जगह से नहीं। लेकिन सही मायने में पूरी बेहंगम कोई इंटीग्रेटेड अप्रोच सरकार की रही नहीं है, और ना वो, मुझे लगता है कि सरकार को पैरालिसिस हो गई है, लकवासा मार गया है, सन्नपात सा हो गया है विजय बहुगुणा को। वहां की उनकी हालात को देखकर जिस प्रकार उन्होंने अपने विधायकों से रिएक्ट किया है, जिस प्रकार मीडिया पर्सन से रिएक्ट किया है, जिस प्रकार से उन्हें अधिकारियों से रिएक्ट किया है, उससे ऐसा लगता है कि वो इस स्थिति को संभालने में नाकाबिल है। और इस बात को केंद्र सरकार, डॉक्टर निजन जी, आप जिनका नाम ले रहे थे, विजय बहुगुणा जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, वो हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइन पर जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। विजय बहुगुणा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुगुणा जी, हम समझ सकते हैं कितनी दर्द और त्रासदी की परिस्थिति से आप गुजर रहे होंगे इस वक्त, लेकिन सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, अभी तक कुल कितने लोग फंसे हुए और कितने लोगों को अभी तक बाहर निकाला जा चुका है? देखिए, करीब 25-30 हजार यात्री हम उत्तराखंड के बाहर भेजने में सफल हो गए हैं, और 10-15 हजार यात्री अभी फंसे हुए हैं, क्योंकि रास्ते टूट गए हैं और केवल हेलीकॉप्टर के जरिए हम उनको बाहर निकाल पा रहे हैं। मौसम खराब हो जाता है, बादल आ जाते हैं तो हेलीकॉप्टर जा नहीं पाते। पर्वतीय क्षेत्र में छोटे छोटे हेलीपैड है तो बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारे बद्रीनाथ में जो यात्री है वो सुरक्षित है, गंगोत्री में सुरक्षित है,
हर्षिल में सुरक्षित है, गौरीकुंड में सुरक्षित है। केवल जो केदारनाथ से लेकर जो गौरीकुंड तक का जो मार्ग था 18 किलोमीटर का पैदल मार्ग, यहाँ पे जो हानि हुई है, जो क्षति हुई है, उसमें थोड़ा सा ज्यादा नुकसान हुआ है, लोगों की मृत्यु भी हुई है। और आर्मी, आईटीबीपी और हमारी जो एनडीआरएफ की टीम, हमारी लोकल फोर्स सब ऑन फुट ढूंढ रही है सर्वाइवर्स को। लोग निकल भी रहे हैं, बच भी रहे हैं। तो इसलिए बड़ा ही जिसको बोलते हैं जायगेंटिक टास्क और बहुत ही प्रलय है। प्रलय की स्थिति में सारे लोग, केंद्र सरकार और हम लोग से मिलकर के कोशिश कर रहे हैं कि लोग बच जाएं और बचे हुए हैं उनको उनके सुरक्षित यहाँ से हम बाहर भेज दें। हमारे बहुत क्षति हुई, हमारे गांव में बहुत क्षति हुई है। तो अभी तो उत्तराखंड को वापस लाने में पटरी पे बहुत समय लगेगा। बहुत समय लगेगा, हम समझ सकते हैं, बहुत समय लगेगा। डॉक्टर अनिल जैन जी भी हमारे साथ हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव, वो भी आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन बहुगुणा जी, आपसे बात क्या रोड मैं आपसे बात, अच्छा ठीक है, आप मुझसे ही बात, ठीक है, आप मुझसे ही बात करिए। किसी भी बीजेपी या सीपीआई सीपीएम से कोई वार्तालाप के मुंह चलिए, मैं समझ सकता हूँ आपके ऊपर कितना प्रेशर होगा इस वक्त। बहुगुणा जी, दूसरा सवाल मेरा, और बहुत संक्षेप में मैं अपनी बात निपटाऊंगा क्योंकि आपके बहुत और भी मसरूफियत होंगी इस वक्त। दूसरा सवाल ये कि क्या डेडलाइन बनाई है कि बाहर के लोगों को इवैक्यूएट कर दिया जाए और जो विलेजर्स है जिनका सब कुछ तबाह हो चुका है उनको कैंप्स में ले आया जाए? क्या ऐसी कोई डेडलाइन बनी है? कितने दिन और लग सकते हैं? जो मेरी आज आर्मी जनरल से बात हुई है, सारा इवैक्यूएशन आर्मी के जनरल देख रहे हैं, एनडीआरएफ देख रही है। हमें लगता है कि स्थिति दिन पर दिन बहुत सुधर रही है और 10-15 दिन में हम जो फंसे हुए यात्री हैं उनको हम बाहर निकालने में सफल हो जाएंगे और जहां से उनको गाड़ियां या ट्रेन मिल सके वहां से उनकी व्यवस्था कर देंगे। स्पेशल ट्रेन लगवा दी है, स्पेशल कोचेज लगे हुए हैं, हर बस पे हम लोग सबको निःशुल्क ले जा रहे हैं। जो यात्री आ रहे हैं, जो फंसे हुए थे, उनकी आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। तो पूरी सहायता जितनी संभव है जो एक व्यक्ति मनुष्य सरकार कर सकती है हम लोग कर रहे हैं। अब देवी आपदा के आगे तो हम लोग हारी मानिए, क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल, क्या कर सकते हैं देवी आपदा के आगे। दूसरा एक बड़ा डिस्कशन का सवाल विजय बहुगुणा जी ये है, और जिसकी तरफ से मैंने आपका एक क्लैरिफिकेशन भी पढ़ा कि मौसम विभाग पहले से चेतावनी दे चुका था। क्या चेतावनी थी मौसम विभाग की? क्या ये चेतावनी थी कि इस तरह का क्लाउड बस्ट होगा, इस तरह का महाप्रलय होगा? नहीं चौरसिया जी, आप तो काफी तजुर्बा है, आप जानते भी हैं। देखिए, मौसम विभाग ने कहा कि ज्यादा बारिश होगी। अब आप उत्तराखंड में लाखों आदमी आते हैं जून के महीने में और जगह जगह बिखर जाते हैं। अगर हमने इतना तो किया कि जितने हमारे चॉपर जा रहे थे सब रोक दिए, लेकिन जो यात्री जहां था जब बारिश हो गई तो स्वाभाविक है बारिश में जाएगा नहीं, रुक जाएगा। मैं पूरा उत्तराखंड कैसे खाली करा दूं? और कोई मेरी सुनने वाला है कि मेट डिपार्टमेंट कह रहा है तेज बारिश होगी, खाली कर दो। आजकल मेट डिपार्टमेंट कह कि दिल्ली में बहुत तेज बारिश होगी तो दिल्ली खाली हो जाएगा। अगर ये बताते कि साहब यहाँ क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, केदारनाथ में क्लाउड बस्ट हो जाएगा, फ्लैश फ्लड आ जाएगा बद्रीनाथ में, या भागीरथ का स्तर बढ़ जाएगा, ये तो सारा एक प्रलय जैसा है। इसमें केदारनाथ के ऊपर झील फटी है कि हमारे ग्लेशियर्स फटे हैं। इतना मलबा और इतना पानी केदारनाथ के ऊपर तो जब से केदारनाथ बना सेंचुरी से नहीं आया। और वो पूरी नदी में बाढ़, तो बहुत ही अजीब से प्रकृति का प्रलय हुआ है। इसकी भविष्यवाणी कोई कर भी नहीं सकता था। और आज ये आरोप लगाना कि हमने कह दिया था बारिश होगी तो आपने खाली नहीं कराया, कौन खाली कर देगा? केदारनाथ में 7-8 हजार आदमी केदारनाथ में हमेशा पड़े रहते हैं। आप घर के बाहर ना जाओ, यात्रा नहीं करो, लेकिन जहां हो आप रामबाड़ा में क्या रामबाड़ा छोड़ के भाग जाएंगे आप? तो ये अब सब आज पोस्टमार्टम का समय नहीं है। जब हम लोग सब बाहर निकल आएंगे इस आपदा से तब सब तर्क वितर्क करेंगे। आज तो जो राहत दे सके, जो मदद कर सके, जो आंसू पोंछ सके, आज इसका समय है। और इसी में सारी सरकार लगी है, सारे लोग लगे, और इसमें तुम्हें सबका सहयोग चाहिए, राजनीतिक दल हो चाहे एनजीओज हो, सबको आगे आके आना चाहिए। इसमें तो मानवता की मदद करनी चाहिए। पोस्टमार्टम करेंगे बाद में किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं थी। विजय बहुगुणा जी, एक बहुत बड़ी बात, लोग विलेजर्स जो लोकल लोग हैं उत्तराखंड के, जिनका सब कुछ तबाह हो चुका है, रोटी का हमारे जो निवासी, अब देखिए चौरसिया जी, कई 500 सड़कें ध्वस्त हो गई हैं, मतलब 1-1 किलोमीटर तक वॉश आउट हो गई, 200 ब्रिजेस कट गए। हमारे जो गांव के लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में, सीमांत क्षेत्रों में रह रहे हैं, जो केदारनाथ के आस के पास थे, उनकी सुध लेना मुश्किल हो रहा है, उनकी डिटेल्स नहीं आ रहे। अब हमारी जो ये एक बार ये आपदा से हम निकलते हैं, जो
फंसे हुए को निकालने से हम सफल होते हैं। तो इन गांवों की तरफ हमको जाना है। हमने सूचियां डीएम से मंगानी शुरू कर दी है, जानकारी आ रही है। एक बहुत ही को जो है पुनर्वास होगा, कंपनसेट करना होगा। और फूड सप्लाई हमारी बड़ी चुनौती ये है कि बारिश आ गई, हम कैसे डीजल पहुंचाएंगे, कैसे गैस पहुंचाएंगे, कैसे मिट्टी का तेल पहुंचाएंगे, कैसे अनाज पहुंचाएंगे। आज हर फ्रंट पे हमको युद्ध लड़ना पड़ रहा है, बहुत विपरीत परिस्थितियों के सामने। बहुगुणा जी, एक निवेदन मेरा है कि एक स्थानीय लोगों के लिए एक अलग से आप टीम बनाइए, राहत टीम एक, और जो इवैक्यूएशन की टीम है वो अलग करवाइए। मेरा निवेदन आपसे ये है कि स्थानीय लोगों की चिंता के लिए एक अलग से टीम हो, जो अलग विभाग देखे उसको। आपका अलग इतने सेक्रेटरीज हैं, 4 सेक्रेटरीज को खाली इस काम के लिए लगाइए कि वो स्थानीय देखें और बाकी लोग इवैक्यूएशन के लिए देखें। हम आपके सब प्रकार के कार्यों में सहयोग देने को तैयार हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपनी सरकारों के माध्यम से भी निवेदन इतना है कि स्थानीय लोगों की भी चिंता उतनी ही हो। मेरे ख्याल से सुन लिया। बिल्कुल है, देखिए स्थानीय लोगों की उतनी ही चिंता है। हमारे जो जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, जो एसडीएम हैं, वो रिपोर्ट बना रहे हैं। हमारी रेवेन्यू पुलिस है वो बना रही है। लोग आ रहे हैं, समाचार मिल रहा है, हमारे पास पूरी रूपरेखा है। और आज जब मदद हो रही, जो हम इवैक्यूएशन कर रहे हैं, तो लोकल गांव के भी लोग तो इवैक्यूएट हो रहे हैं। क्या केदारनाथ में आसपास के गांव से लोग नहीं आ रहे, रामबड़ा से आ रहे, गौरीकुंड से आ रहे, सब जगह से लोग आ रहे हैं, जहाँ पे जिनके गांव बह गए हैं, जिनके मकान बह गए हैं। तो आज हम इसमें कोई भेदभाव नहीं कर रहे कि ये कर्नाटका का है कि उत्तराखंड। जो आदमी प्रभावित है, जिस जगह प्रभावित है, पीड़ित है, वहाँ सेना और हम मदद कर रहे हैं। हमारे इसके बाद जो हमारा रिहेबिलिटेशन होगा, जो सड़कें बनेंगी, जो पाइपलाइन टूटे हुए, बिजली के तार टूटे हुए, बीएसएनएल के टावर नहीं चल रहे, ये सब तो हम रिसर्च करेंगे। और लोकल हमारे लोगों ने इस वक्त बहुत पीड़ा सही है, वो मदद भी कर रहे हैं यात्रियों की। तो पूरा इस वक्त उत्तराखंड एक है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर जिनको यहाँ से बाहर जाना है उनकी व्यवस्था अलग हो रही है, जिनको यहाँ रहना है उनकी समस्या अलग है, उनकी प्लानिंग अलग हो रही है। हमारे हर जगह मंत्री चले गए, हर जगह मंत्री बैठे हैं। मैंने IAS ऑफिसर एक ब्लॉक पर बैठा दिए, सब जगह सीनियर ऑफिसर्स की भेज दिया। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है वो इनडिफरेंट है अपने लोगों के प्रति। आज सबके लिए हमारे दर्द है और सबके लिए हम पूरी राहत देने का प्रयास कर रहे हैं। बहुगुणा जी, आखिरी 1 मिनट आपसे लूंगा। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्पेशल जेट लेके आपकी मदद के लिए, एक स्पेशल हेलीकॉप्टर लेकर और अपनी डिजास्टर मैनेजमेंट की पूरी टीम लेकर, ऐसा उनका कहना है कि आपकी मदद के लिए वहां पहुंच रहे हैं, उत्तराखंड के लोगों की मदद के लिए वहां पहुंच रहे हैं, बाकी देश के लोगों की मदद के लिए वहां पहुंच रहे हैं। आप उनसे कोई इंटरेक्शन करेंगे क्या? देखिए, देश के कई मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बंगाल, राजस्थान, पंजाब, सब प्रदेशों के मुख्यमंत्री आज चिंतित है क्योंकि हर प्रदेश के यात्री यहाँ आए हुए हैं। हर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मेरे राहत कोष में सहायता दी, आर्थिक सहायता दी, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। गहलोत जी भी राजस्थान के मुख्यमंत्री यहीं आए हुए, तो स्वागत है। हर मुख्यमंत्री, मंत्री, कर्नाटका के मंत्री आ रहे हैं, तमिलनाडु के, सबका स्वागत है क्योंकि वो चाहते हैं कि इस संकट की घड़ी में देवभूमि उत्तराखंड की मदद करें, जो उनके यात्री आए प्रदेश उनकी मदद करें, और जो भी मदद के लिए आ रहा है उसका सहर्ष स्वागत है। लेकिन मुझे खाली एक दिक्कत ये है कि जो हमारे, क्योंकि सारे छोटे छोटे हेलीपैडों पे तमाम रेस्क्यू वर्क चल रहा है, मैं किसी को उतरने नहीं दे रहा हूँ, एरियल सर्वे करने दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने भी यही किया, राजनाथ सिंह जी ने भी यही किया, और शिंदे जी हमारे गृह मंत्री आ रहे हैं, वो भी यही कर रहे हैं। तो वो आ रहे हैं, उन्होंने अनुरोध किया वो एरियल सर्वे करें, मुझसे मिले, जानकारी लें, शासन से अपने लोगों की मदद करना चाहें, जो हमारे अधिकारी से वार्ता करना चाहें। जो भी मदद के लिए आ रहा है चौरसे जी, हम तो इस वक्त टिकटकी लगाए हुए हैं प्रकृति पे कि ज्यादा बारिश आगे ना हो, और सबका आभार व्यक्त कर रहे हैं। केंद्र सरकार का, सोनिया जी का, प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने मदद करी हमारी। और चैनल्स को भी मैं एक अनुरोध करूंगा कि ऐसे चित्र मत दिखाइए जहाँ पे आपको जिनकी लोगों की मृत्यु हो गई है। आखिर डिग्निटी होती है, इवन डेड डिजर्व सम डिग्निटी। आप टेम्पल दिखाइए लेकिन जो मृत्यु हो गई है वहां उसको न दिखाइए कृपया करके, उससे लोगों को बहुत दुख पहुंच रहा है। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूं विजय बहुगुणा जी आपकी बात से, और मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं कि हमारी तमाम ऐसी गाइडलाइंस है जिसमें हम किसी भी तरह के मृत व्यक्ति की किसी भी तरह की फुटेज नहीं दिखाते हैं। तो आप एश्योर रहिए हमारे तरीके से। आज देखा कई चैनल्स पे चल रही, तो जैसा आपका भी एसोसिएशन है, जैसा इसको मंद करें। अगर चल रही है तो वो गलत है,
वो हमारे खुद के बनाए नियमों का उल्लंघन है। अगर चल रही है, अगर ऐसा कोई भी चैनल चल रहा होगा तो बीईए के एक सदस्य की हैसियत से मैं बिल्कुल उनको रोकने के लिए गुजारिश करूंगा और ये मेरा अधिकार भी बनता है कि मैं उसको रोकूं। लेकिन आखिरी बात ये कह रहे हैं कि 2 दिन बाद उत्तराखंड में फिर से बारिश हो सकती है। क्या कहना चाहेंगे उत्तराखंड की जनता से, क्या करना चाहेंगे देश की जनता से, संक्षेप में बता दीजिए। पहाड़ों में तो बहुत बारिश होती है और बहुत तेज बारिश होती है, लेकिन निकल जाती है और बारिश का तो मौसम ही है। लेकिन हमारी जो आर्मी है, जो हमारे अधिकारी हैं, वो इसको नजर में रख करके हम फूड स्टॉक राशन जो है जगह जगह पे इकट्ठा करवा रहे हैं ताकि वहां से आगे हम भेज सके। और सड़कें तो हम नहीं ठीक कर पाएंगे, लेकिन हेलीकॉप्टर से हम जितना लोग निकाल सकते निकाल रहे हैं। नए रास्ते बना लिए, छोटे रास्ते बनाए। हमारे पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया है। हमने कई घनसाली का मार्ग खोल दिया है, पौड़ी का मार्ग खोल दिया है, हरसिल का मार्ग खोल दिया है, धारचूला में काम हो रहा है, कपकोट में काम हो रहा है। तो 36,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आज प्रभावित है। ये भारत के इतिहास में इतने बड़े क्षेत्र में इतनी बड़ी त्रासदी नहीं हुई है जो आज जिससे उत्तराखंड गुजर रहा है। तो हम पूरे संसाधन इकट्ठा कर रहे हैं। आर्थिक सहायता हमको मिल रही है, हमको धन की कमी नहीं है, मैन पावर की कमी नहीं है, बस प्रकृति से संघर्ष है, आपदा से संघर्ष है, जिसमें के लिए हम सबका सहयोग चाह रहे हैं और हम पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। और मुझे को आशा है कि बारिश आएगी भी तो भी हम लोगों को राहत देने में तक सफल हो जाएंगे। चलिए बहुगुणा जी, कई सारे और सवाल बचते हैं, लेकिन मैं बाकी वक्त के लिए बचाए रखता हूं। जब आप इस तमाम प्राकृतिक आपदा से निपट जाए तब हम बैठेंगे और सोचेंगे कि वाकई क्या करने की जरूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके सामने जो चैलेंजेस है, हमको पता है बहुत बड़े चैलेंजेस है, वो आपको उनसे निपटना है और कई सारे लोगों की, हजारों लोगों की, लाखों लोगों की राज्य में मदद करनी है, क्योंकि पूरा देश इस वक्त आपकी तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहस को आगे बढ़ाते हैं। सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार हम इतने पंगु क्यों हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, आप खुद डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े रहे हैं। आग लगने पर कुआं क्यों खोदते हैं हम? वो आग लगने पर कुआं इसलिए खोदते हैं क्योंकि हमको प्लानिंग ही नहीं की कि आग लगेगी और हमने उसके लिए प्रिपरेशन ही नहीं करी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट तो अभी बन रही है, पूरी बनी भी नहीं है ठीक से, और उनको चलाने वालों के पास पूरी ट्रेनिंग नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है। जब तक आप करेक्ट आदमी को करेक्ट जगह नहीं लगाएंगे, आपको यही प्रॉब्लम आएगी। हर बार आप आर्मी को बुलाते हैं। आर्मी ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, डिजास्टर मैनेजमेंट हमारे बचपन से करते आई है, पिछले इतने सालों से देख रहे हैं। तो जब तक आप अपनी पूरी संस्थाओं को ठीक नहीं करेंगे, ट्रेन नहीं करेंगे और प्लानिंग नहीं करेंगे, आपने प्लानिंग ही नहीं करी है। आपको पता है कि उत्तराखंड सबसे ज्यादा डिजास्टर प्रोन एरिया है, अभी तक उसकी कोई खास प्लानिंग नहीं हुई है। इंफॉर्मेशन सेंटर्स नहीं है, कंट्रोल सेंटर्स नहीं है। मैं हरसिल में 1991 में वो जब अर्थक्वेक आया था उसका मैं समय गया था, उस समय का भी मैंने मंजर देखा। इसे ऐसे ही चल रहा था। लोगों के पास में अभी तक जो अथॉरिटीज, जो आपके इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स बैठे होते हैं, वो सिर्फ वहां बैठे हैं, उनको क्या करना है वो नहीं पता होता, क्योंकि किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी है। सिंपल सी चीज है, जब तक आप एक बंदे को एक टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं देंगे, वो ऐसे काम नहीं कर सकता और घड़ी घड़ी आप फौज को बुलाते रहेंगे। तो ये प्रॉब्लम आ रही है इस समय उत्तराखंड में, क्योंकि किसी को पता नहीं था क्या करना है। अभी तक मैं बता रहा हूं, देहरादून का ऑप्स रूम में आप चले जाएं, वहां पे अभी तक ठीक से इंफॉर्मेशन नहीं आ रही होगी, जहां से कंट्रोल हो रहा है। कितने समय उत्तराखंड में, क्योंकि किसी को पता नहीं था क्या करना है। अभी तक मैं बता रहा हूं, देहरादून का ऑप्स रूम में आप चले जाएं, वहां पे अभी तक ठीक से इंफॉर्मेशन नहीं आ रही होगी, जहां से कंट्रोल हो रहा है। कितने हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान में हैं, अब तक आ जाने चाहिए थे। अभी जो सुझाव दिया था, बहुत ब्यूटीफुल सुझाव था कि आपके पास इतने सैटेलाइट एयरफील्ड्स हैं, हर जगह एयरफील्ड्स को कि अंदर आप अपना लॉजिस्टिक्स सेंटर बनाइए, और जो ग्राउंड पे जो आर्म फोर्सेस पहुंची है वो अपना अलग मिनी सेंटर्स बनाएंगे और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। वो हो सकता है। आर्मी को अगर आपने पहले बोला होता कि रेडी रखिए, या आपने प्लान की होती, तो ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात यहां पे कही अनिल जैन जी। लेकिन मैं अखिलेश प्रताप सिंह जी से इसका जवाब चाहूंगा। अखिलेश प्रताप सिंह जी, 6 साल तो एनडीए की सरकार रही, बाकी 2-3 साल और बाकी सरकारों को मान लीजिए, बाकी टाइम तो कांग्रेस रही। तो सवाल ये उठता है कि इतने सालों के बाद भी हम आपदा प्रबंधन का एक सिस्टम नहीं बना पाए। सुनामी तक तो हमारे पास, मेरे ख्याल से गुजरात अर्थक्वेक तक तो हमारे पास एनडीएमए नहीं था जो अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया। आपको पता है कृषि मंत्रालय करता था आपदाओं की देखरेख।
दीपक जी, सबसे पहले मुझे दुख हुआ और अफसोस भी हुआ जो हमारे भाजपा के साथी ने अभी कुछ बातें बोली, और वो मुझे उम्मीद थी कि आज कम से कम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, लेकिन सुन के बहुत अफसोस हुआ कि आज भी ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। खैर, उन्हें मुबारक। जहां तक रही बात आपदा प्रबंधन की, गलत बात, गलत बात, कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं कही हमने, किसी भी प्रकार की पॉलिटिक्स की बात नहीं कही है। ब्लेम किया, मैंने बताया, एक सुन ले, मैंने मुख्यमंत्री बाबूलाल जी को भी कहा है, आप सुन ले प्लीज, उनसे मिला भी हूँ, पहले भी जानता भी हूँ, मुझे जानते हैं। आप गलत बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, आपने कहा कि सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं। कौन है हिंदुस्तान में जिसकी भी सरकार हो ऐसे आपदा में खामोश बैठेगा? कदापि नहीं कहा कि आपने कहा है, अरे आपने कहा है, अखिलेश प्रताप सिंह निकाल के देख लीजिए। अखिलेश प्रताप सिंह मिसाइल को लखनऊ से भोपाल की तरफ दागने में माहिर है। मैं नहीं चाहता कि आप डॉक्टर अनिल जैन के पॉलिटिकल सवालों का जवाब दें। आप प्रफुल्ल बख्शी जी के सवाल का जवाब दें जो उन्होंने बेसिक सवाल उठाया है कि हम आग लगने पर कुआं खोदते हैं। सवाल है क्यों, क्या किया आजादी के 60 साल के बाद हमने, जब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है? दीपक जी, सुनामी का और इंसेफ्लाइटिस का और तमाम चीजों का डिजास्टर मैनेजमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया है। ये जो पहाड़ के डिजास्टर मैनेजमेंट की बात है, ये सबसे ज्यादा टफ होता है, और इसमें सिर्फ एक तरफा चीजें नहीं होनी चाहिए, एक तरफा जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। टफ ही होता है। नहीं, जो उसके बाद सुविधा जवाब देते हैं, जो फिर आप सुनेंगे नहीं। आप दीपक जी, प्लेन्स में अगर यही बात आई होती तो रोड से बहुत से सुविधा पहुंचती, लोग पहुंचते। ये बताने की आवश्यकता क्या है? ये तो सबको पता है ये बात। जल्द से नहीं, हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं, उससे इसको कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है हिल्स की डिजास्टर को लेकर के। ठीक है, आज जो हमारी कैजुअलिटी, अच्छा प्राकृतिक आपदा को हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? एक सवाल पूछ रहा हूँ। मिनिमाइज देखिए दीपक, सिर्फ एक सवाल जी पूछें। सिर्फ एक सवाल यह है कि 1996 का साइक्लोन मैंने देखा, 2000 का भुज का अर्थक्वेक मैंने अपनी आंखों से देखा, 2004 की सुनामी अपनी आंखों से देखी। जितनी नेचुरल बड़ी कैलामिटीज हुई है, मैंने खुद जाकर वहां पे कवर किया है, और हर बार प्रशासनिक लोगों से यही जवाब सुना है कि आपदा का सामना हम कैसे कर सकते हैं। सवाल ये फिर प्रशासन किस लिए है? अगर सब कुछ स्मूथ चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तब आपके लिए कोई चैलेंजेस और परिस्थितियां विकट नहीं होती है। लेकिन सवाल यह है कि असली परीक्षा उस वक्त खड़ी होती है किसी सरकार या इंसान के सामने जब संकट सामने होता है। संकट की घड़ी में आपने क्या किया अखिलेश जी, यही याद रखा जाता है। दीपक जी, हर जगह का अखिलेश जी ये बताइए, मिलिट्री को कब काम दिया गया? आप सारे मिलिट्री को कब डिप्यूट किया? मिलिट्री को डिप्यूट करने में कितने दिन लगे? इमीडिएटली डिप्यूट हुई थी मिलिट्री, इमीडिएटली डिप्यूट हुई थी मिलिट्री। इमीडिएट नहीं जुटी है, विद इन आवर हुई। इमीडिएट का मतलब 3 दिन। अरे इमीडिएट का मतलब 3 दिन नहीं, वो सेम डे। किस तारीख को मिलिट्री ने किस तारीख को चार्ज लिया? नहीं, खैर सेम डे मिलिट्री गई। तो जानकारी नहीं है उसकी आप देश नहीं, हमें जानकारी है, यही लखनऊ से सेंट्रल कमांड में वो आता है, हमें जानकारी है। ये आप कह सकते हैं कि फोर्सेज की जो कुमुक बढ़ाई गई वो धीरे धीरे ज्यादा गई, लेकिन क्योंकि लोगों को इतना अंदाजा नहीं था कि इतना लार्ज स्केल पे ये दुर्घटनाएं हुई हैं। जब पूरा सर्वे हो गया, आर्मी ने देखा, उसके बाद और वो बढ़ाते गए अपनी जरूरत के मुताबिक। ये आप ना बताएं हमें पता है यहाँ पे कितनी मिलिट्री पहले दिन गई, बाद में कितनी दे गई। देखिए, मैं दीपक जी वही कह रहा हूं कि हम यहाँ पे मात प्रकृति से भी खा रहे हैं। उस दुर्घटना के बाद भी अभी भी हम प्रकृति से ही मात खा रहे हैं। जो सुविधा हम जितनी त्वरित गति से पहुंचा सकते हैं, वो आज सिर्फ इसलिए नहीं पहुंचा पा रहे हैं कि जो कुछ है, चाहे वो खाद्य सामग्री हो, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे आदमी को रेस्क्यू करना हो, वो सब वायु मार्ग से है। जो लोग वहां पे फंसे हुए हैं वो सुरक्षित रहे, उनको भी भोजन पहुंचाना है। जो पहाड़ों पे माना सब कुछ किया आपने, माना सब कुछ किया। अखिलेश जी सुन तो लीजिए, माना आपने सब कुछ किया, मैं आपकी हर बात से एग्री करता हूं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो न केवल घटना के चश्मदीद हैं, बल्कि उन्होंने
घंटों नहीं दिनों इस दर्द को भुगता है कि प्रशासन वहां क्या कर रहा था। सबसे पहले मैं चलूंगा बिहार के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता अश्विनी चौबे के बात सही कह रहे दीपक जी, इन्फॉर्मेशन नहीं थी, पूरा कटाव था, कोई सूचना नहीं मिल रही थी। बात आपकी सही है, आइडेंटिफाई करना, जाना, आएगी तो कट ऑफ तो होगा, कम्युनिकेशन सबसे पहले हटेगा, लाइट सबसे पहले जाएगी। सवाल यह है कि ऐसे में प्लान बी क्या है? सरकारें इसी के लिए बनती है। दीपक जी, अखिलेश जी, आप अपने मुख्यमंत्री से पूछिए, आगे 3 दिन जो 24 तारीख तक का फिर से आ रहा है, इनका क्या प्लान है? अभी मुख्यमंत्री जी इस प्लान को भी चॉकआउट नहीं कर पाए हैं कि अभी दोबारा जब बारिश आने वाली है तो 3 दिन में क्या करने वाले हैं? 1 मिनट, 10-15 दिन लगेंगे। अभी दीपक जी ने बात कही है और आप फिर उसी मुद्दे पे आ रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि जो लोग जहां हैं उनको पहले सुरक्षित रखें, क्योंकि धीरे धीरे लोग निकल पाएंगे, उनको खाद्य सामग्री, उनको रुकने का व्यवस्था ठीक ठाक हो सके, सड़कें बन रही है और एयरलिफ्ट गिनाया तो उन्होंने बताया तो, लेकिन आपको वो चीजें सुननी नहीं है, आपको पॉलिटिक्स करनी है। नहीं, सुन ली। ये सुननी नहीं है, बात कर लेना, अरिजीत चौबे को भी सुन लेते हैं, अरिजीत चौबे को भी सुन लेते हैं। अरिजीत जी, क्या आप भी अपने पिताजी के साथ थे और क्या आंखों देखिए आप हम बता सकते हैं क्या जिस तरह के इंतजामात की बात कही जा रही है क्या थे केदारनाथ में? मैं दीपक जी कहना चाहूंगा कि भूपेंद्र जी दूसरे चश्मदीद है, अरिजीत के साथ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, अरिजीत के साथ बाद में चलेंगे। भूपेंद्र, माफ कीजिएगा, आपके साथ क्या हुआ था? जी, अब शनिवार को हम जब केदारनाथ से दर्शन करके उतर रहे थे, अचानक जो है एकदम से वायुमंडल में बड़ा परिवर्तन देखा और जहां भी कहीं घाटियों से बादल उठने लगे थे और शाम को बस घबराहट की स्थिति थी और वहां पर कहीं भी केदारनाथ में हमें रुकने के लिए कोई भी लॉज में जगह नहीं थी। मतलब इतनी ज्यादा क्राउड थी तो ये विकल्प नहीं था हमारे पास कि वहां रुक सकें, इसलिए हम लोग नीचे उतरे हैं। रामबाड़ा में घोड़े पर थे, मेरे 2 बच्चे भी थे साथ में, मेरे 5.5 साल का, 8.5 साल का, मेरी पत्नी मेरे साथ थी विवाह, और रास्ते में मेरा बेटा घोड़े से गिर गया और वहां अंधेरा हो गया था। रामबाड़ा में रुकना चाहते थे लेकिन वहां पर एक जो खच्चर चलाने वाला आदमी था उसने बोला इन पहाड़ों का जो मंजर देख रहे हैं 40 साल मैंने कभी नहीं देखा, यहाँ मत रुको और चलो किसी तरह। हमने ये सोच करके कि अब यहाँ लगता है ठंड में मर जाएंगे, इतनी ठंड थी और इतना बरसात हो रही थी, हम एक एक करके जो है किसी भी तरीके हाथ पकड़ के चारों का चलना शुरू किया और पूरा हम 7.5 किलोमीटर रात में चलते हुए 10:30-11 बजे के बीच में गौरीकुंड पहुंचे हैं। वहां पर भी कोई कमरा नहीं था, पूरा सारी लॉजेस पूरी बंद थी, खचाखच भरी हुई थी, कहीं कोई जगह नहीं थी, बच्चे बुरी तरह थक चुके थे और उसी भीगी अवस्था में मेरा छोटा बेटा सो गया था। हमारे एक मित्र थे, उन्होंने बोला कि ऐसा लग रहा है, कुछ अजीब सी स्थिति लग रही है, यहाँ रुक नहीं पाए, किसी तरह जो है नीचे चला जाए, यहाँ से निकल लिया जाए क्योंकि रुकने की कोई जगह नहीं है। हमने एक लास्ट में एक बस से लिफ्ट मांगी, वो अंतिम बस थी जिससे हम लोग निकले थे वहां पर, और उसने भी कहा कि आप लोग भीगे हैं, केवल खड़े रहेंगे। हम लोग निकले हैं और चेक पोस्ट तक पहुंच पाए हैं। वहीं पर बीच में रुकी हुई जो बसें थी वहीं पर उसी समय करीब 11 बजे के आसपास सही पत्थर ऊपर से बसों के ऊपर जो व्हीकल थे गिरना शुरू हो गए थे। घबराहट हो गई, एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ से लैंड स्लाइडिंग शुरू हो गई थी। किसी तरह चेक पोस्ट तक पहुंचे हैं और वहां हमारी गाड़ी थी और हमने ये सोचा कि किसी तरह यहाँ से एरिया से निकल जाएं। रामपुर तक हम पहुंचे हैं, उसके 1 किलोमीटर आगे जैसे ही पहुंचे हमारी गाड़ी के ऊपर लैंड स्लाइडिंग शुरू हो गया, पत्थर शीशे टूट गए। किसी तरह से गाड़ी मोड़ करके वापस आए 1 किलोमीटर और वहां पर आकर के बाकी गाड़ियों को हमने रोकना शुरू किया कि आगे भयानक लैंड स्लाइडिंग है जो दिखा था, और पूरी रात वहां हमने गुजारी सड़क पर। सभी व्हीकल जितने थे, करीब हमारे पीछे 3-4 हजार व्हीकल थे। सुबह तक इतनी तेज बारिश थी, सामने की तरफ जो बड़ा पहाड़ था वो लैंडस्लाइड होकर के पूरा जो बहती हुई तेज नदी थी, नदी की धारा में बह करके पूरा नीचे बह गया। इतनी भयानक आवाज थी, एकदम ऐसा मंजर था कि जहां भी पानी था वहीं से बादल नीचे से उठ रहे थे। पूरे अजीब तरह का एनवायरमेंट हो गया था, कहीं कुछ सूझ नहीं रहा था। सभी लोग गाड़ियों में ही बैठे थे, लैंडस्लाइड जहां भी जो था लैंडस्लाइड हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस अंतिम समय आ गया है। सूचना मिली कि गौरीकुंड बह गया है पूरी तरह। जो लोग वहां से बच के खच्चर वाले आए थे, पहाड़ियों पर चढ़ करके बोले कि गौरीकुंड पूरा बह गया है, रामबाग में कुछ नहीं बचा है।
केदारनाथ में कुछ नहीं बचा है, कुछ लोग पहाड़ियों पर चढ़कर बच के आए थे, पर ऐसा मंजर था कि बस चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। हम लोग, हमारे बच्चे की स्थिति भी थी, हम लोग को सूझ नहीं रहा था क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बस ये था कि सड़क पर थे, एक हमारी दोनों तरफ भी लैंडस्लाइड हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि लैंडस्लाइड हुआ तो ये गाड़ियां बसें भी सब खाई में जाएंगी। जहां तेज उफनती हुई नदी थी, वहीं पर लैंडको कंपनी थी, उसके 2 पावर हाउस जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस 38 मेगावाट के लग रहे थे, उनके जो बड़े बड़े बुलडोजर जो काम कर रहे थे वो भी बह गए। वहां करीब उनके 90 लोग थे, उनमें से भी काफी लापता थे। जितने यात्री थे सोनप्रयाग तक, आधा मार्केट जितनी लॉजेस थी पूरी बह गई। मतलब ऐसा मंजर था कि कोई बचा ही नहीं है। बिरला गेस्ट हाउस था, पुराना अंग्रेजों के समय का बना हुआ ब्रिज था, कुछ नहीं बचा। मेरा अनुमान है, जो हम लोग का अनुमान था, जितने यात्री थे कम से कम वहां 20-25 हजार लोग मारे गए हैं, क्योंकि बचने वालों का कोई सुराग नहीं मिला है। जो बस हमारे साथ थी 60 लोग उसके लापता थे। उससे पीछे आगरा से चला हुआ जत्था था, उसमें केवल एक लड़की 15 साल की बची। सारे लोग उसमें उसकी आंखों के सामने चले गए। जो बच के आए किसी तरह पहाड़ी की तरफ समझ सकते हैं, ऐसा मंजर था खाने की। आपका दर्द समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपके आंकड़ों को इसलिए वेरीफाई नहीं करूंगा क्योंकि इसकी कोई भी सरकारी सूचना हमारे पास नहीं है, क्योंकि नंबर्स को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम इस पर किसी भी तरह का कोई कयास नहीं लगाना चाहते। लेकिन अरिजीत चौबे के पास में चलूंगा। अरिजीत जी, क्या आप भी अपने पिताजी के साथ मौजूद थे और किस तरह से झेला उन 4 दिनों को आपने? हाँ, मैं अपने पूरे परिवार के साथ वहां पर मौजूद था। पूरे 15 लोग थे परिवार के। और मैं ये बताना चाहूंगा पहले तो आपको कि अभी जो आप बोल रहे थे सरकारी आंकड़ों की आप बात कर रहे थे, मैं उस पर पहले प्रश्न इसलिए कर रहा हूं कि ये तो पूरी सरकार ने कभी व्यवस्था ही नहीं की है पूरे 4 धाम के लिए कि यहाँ पर कितने विजिटर्स आ रहे हैं। इनका कोई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया नहीं है, इनके पास कोई डाटा अवेलेबल नहीं है कि कितने यहाँ पर विजिटर्स यात्री जो हैं वो ऊपर में पूजा के लिए जा रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अभी अखिलेश जी बता रहे थे कि यहाँ पर जो है हमारे पास पूर्ण व्यवस्था हम लोगों ने ये करके रखा है और इसके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। शायद उनको जानकारी नहीं है कि ये मैं पहला व्यक्ति होऊंगा, आप मेरा मोबाइल डिटेल्स, कॉल डिटेल्स निकाल सकते हैं, जिसने केंद्र सरकार से लेकर के और अपनी सरकार बिहार सरकार में जो को वहां एसडीएम डेप्यूटेड थे, उनको पर्सनली मंदिर के अंदर से 16 तारीख को रात्रि में 9 बजे दूरभाष पर सारी सूचनाएं दी हैं कि लगता है अरिजीत से हमारे साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है। मिलिट्री कहां था? अरिजीत, एक बार फिर से रिपीट करिए कि आपने किन किन लोगों से मदद की गुहार लगाई थी मंदिर के अंदर से उस रात? उस दिन मंदिर से मैंने अपने दूरभाष से जो उत्तराखंड सरकार के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, एसडीएम रुद्रप्रयाग हैं, उसके बाद उत्तराखंड सरकार के जो वहां पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनको भी सूचना दी गई और केंद्र में जो गृह सचिव हैं उनको सूचना दी गई। प्राइवेट सेक्रेटरी जो मंत्री जी के थे पिताजी के, उनके माध्यम से करीबन 20 अधिकारियों को सूचित किया गया रात के 9 से 9:30 बजे के बीच में, जब हम लोग मंदिर के अंदर फंसे हुए थे। हमारा जो बगल में सहारा गेस्ट हाउस गिर गया था, उसमें से किसी तरह पूरे परिवार को निकाल करके हम लोग मंदिर में प्रवेश किए थे, जो कि जस्ट 20 मीटर की दूरी पर था मंदिर से। और उसके बाद अगर ये बताया जाता है कि हमने त्वरित कार्रवाई की है, तो फिर हम लोग 18 तारीख के 3 बजे तक क्या कर रहे थे मंदिर के अंदर। और 18 तारीख को अगर मौसम, सुबह से आप वेदर रिपोर्ट निकलवाइए और देखिए कि उस दिन 5 बजे सुबह से 18 तारीख के 3 बजे तक क्या कर रहे थे मंदिर के अंदर। और 18 तारीख को अगर मौसम, सुबह से आप वेदर रिपोर्ट निकलवाइए और देखिए कि उस दिन 5 बजे सुबह से सनशाइन क्यों नहीं हो रहा था, अगर तो क्यों नहीं कोई भी रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच पाई थी, क्यों वहां पर रेस्क्यू टीम 2 बजे पहुंची थी। और लोग त्राहिमाम कर रहे थे। जो 800 लोग मंदिर के गर्भगृह में पहले से फंसे हुए थे, उसमें से 17 तारीख को सुबह में 8:30 बजे जो पानी जल प्रवाह जो हुआ अंदर प्रवेश किया, उसमें लगभग 400 लोग जो है वो बह गए। हम लोग 150-200 लोग अंदर केवल बचे रह गए और मलबे 6 फीट के मलबे पर, जिसमें अधिकांशतः 250 से 300 लाशें अंदर में हैं, उसके ऊपर हम लोग बैठ करके रात भर 3 दिन गुजारे हैं। तो इस पर ये क्या करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं इस सवाल को लूंगा, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर जो हमारे पास आ रही है, नरेंद्र मोदी के
उत्तराखंड दौरे को लेकर उस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अनिल बलूनी जी जुड़ गए हैं। अनिल, कब आ रहे हैं मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी और उनका क्या कार्यक्रम है? नरेंद्र मोदी जी लैंड कर गए हैं और एयरपोर्ट से बाहर निकल गए हैं और देहरादून में पहुंच चुके हैं नरेंद्र मोदी जी। उनका क्या कार्यक्रम है आगे? कल वो कहाँ जाने वाले हैं? नहीं, देखिए, उनका अभी हमको जो पूरा कार्यक्रम है वो मिल नहीं पाया अभी तक, लेकिन ये जरूर है कि वो कुछ प्रभावित इलाकों का में जा सकते हैं और जो कुछ रेस्क्यू के लोग हैं, अभी यहाँ काफी गुजरात के लोग आए थे और देश के अन्य भागों के लोग भी यहाँ कुछ थे। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की है, सब लोगों ने अपना दुख और दर्द उनको बताया है, तो यहाँ काफी लोग उनको भी मिले हैं एयरपोर्ट पे। अनिल, एक बड़ी बात अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कही है, जब हमने उनको बताया कि वो विशेष प्लेन लेकर आ रहे हैं, विशेष चॉपर लेकर आ रहे हैं, साथ ही साथ अपने आपदा प्रबंधन की टीम भी लेकर आ रहे हैं, ऐसा हमने सुना है, ऐसी खबरें हम तक पहुंची है। तो उन्होंने कहा कि अगर वो मुझसे डिस्कशन के लिए आते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन उन्हें किसी भी प्रभावित इलाके में उतरने की अनुमति नहीं दी जाएगी, उन्हें सिर्फ एरियल सर्वे की इजाजत दी जाएगी। तो क्या वो सिर्फ एरियल सर्वे के लिए आ रहे हैं? क्या वो प्रभावित इलाकों में उतरेंगे नहीं? नहीं, एक तो मुझे ये पता नहीं है खैर कि वो एरियल सर्वे करेंगे या प्रभावित इलाकों में उतरेंगे, पहली बात है। लेकिन सरकार इन की जगहों पे उतरने में शुरू से पहले दिन से ना मीडिया को वहां जाने दिया जा रहा है, प्रभावित इलाकों में ना किसी को जाने दिया जा रहा है। आखिर सरकार क्या चीज को छुपाना चाहती है? कुछ चीजों को हम पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं कि हजारों लोगों की मौत हुई है, सरकार अपने 150 का आंकड़ा पार नहीं कर रही है। आखिर क्या चीज सरकार छुपाना चाहती है कि मीडिया को पहले दिन से वहां नहीं जाने, केदारनाथ नहीं जाने दे रहे हैं, पहले दिन से आसपास के इलाकों में नहीं जाने दे रहे हैं? क्या चीज सरकार छुपाना चाहती है? वो उनका क्या कार्यक्रम होगा मोदी जी का, ये अभी जानकारी में नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि उन इलाकों की अभी पूरी तस्वीर आना बाकी है। जितनी भारी जगहों पर जितनी भारी आपदा हुई है, ये सरकार आज 5 दिन बाद भी इसका आकलन नहीं कर पाई है, ऐसी सरकार यहाँ काम कर रही है। लेकिन अगर मोदी जी चाहते हैं कि उन्हें उतरने दिया जाए और उनको इजाजत नहीं दी जाती है, तो बीजेपी, उत्तराखंड की बीजेपी इसको किस तरह से लेगी? नहीं दीपक जी, मैंने आपको बताया कि अभी मुझे पता नहीं कि क्या कार्यक्रम उनका है, लेकिन अभी क्या कार्यक्रम है अभी आगे जाके अभी भी उतरे हैं, उनसे बात भी नहीं हो पाई है, अभी पता लगेगा उनका क्या कार्यक्रम है। लेकिन निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ी आपदा है। बहुत सरकार पहले दिन से 50 और 100 का आंकड़ा बताती रही, लेकिन ये बहुत बड़ी आपदा है। मोदी जी का क्या कार्यक्रम होगा ये भी आज से रात तक हम लोगों को पता लग पाएगा। नहीं, मेरा सवाल दूसरा था अनिल। मेरा सवाल ये था कि अगर वो कहीं उतरना चाहते हैं और सरकार उनको उतरने नहीं देती है, तो क्या बीजेपी को लगेगा कि सरकार कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है? नहीं, सरकार तो छुपाने की कोशिश कर रही है, हम तो पहले से ही मानते हैं। वो उनको उतरने देने के बाद की बात नहीं है, पहले दिन से सरकार छुपा रही है। पहले दिन से सरकार बताना नहीं चाहती देश को कितनी बड़ी हादसा हो गया है। आज भी सरकार छुपाना चाहती है कितना बड़ा हादसा। आज भी हजारों लोग, आपको मैं दीपक जी बता रहा हूँ क्योंकि हमने वो जगह को उन लोगों से मिले हैं, लोग आधे से ज्यादा लोग इसलिए मरे हैं कि सरकार की अव्यवस्थाओं के कारण और दवा न मिलने के कारण हादसे से ज्यादा लोग अव्यवस्थाओं से मर गए हैं। ये सरकार को जरूर, ये जो लोग मर रहे हैं इनका श्राप जरूर किसी को लगेगा। आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ स्थिति खराब है और लोग, सरकार छुपाना चाहती है इस स्थिति को। चलिए, डॉक्टर एसके श्रीवास्तव से क्लोजिंग कमेंट हम लेंगे क्योंकि फिर से वहां पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। डॉक्टर एसके श्रीवास्तव, पहला सवाल ये, मुख्यमंत्री ने साफ साफ नकारा, उन्होंने कहा कि कोई भी क्लाउड बर्स्ट की चेतावनी नहीं दी थी। सवाल ये है कि क्या क्लाउड बर्स्ट की चेतावनी दी जा सकती है? दीपक जी, निशंक साहब ने सही कहा कि क्लाउड बर्स्ट की चेतावनी नहीं थी उनके पास, क्योंकि मेट डिपार्टमेंट जो फोरकास्ट देता है वो वाइड एरिया फोरकास्ट देता है और क्लाउड बर्स्ट की फोरकास्ट एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है जो जिसके लिए स्पेशलाइज्ड सिस्टम की आवश्यकता होती है, वो हमारे पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें मालूम नहीं था कि यहाँ पर लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड नहीं होंगे। पिछले 25 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि हर साल 10 मेजर लैंडस्लाइड्स होती हैं और सैकड़ों माइनर लैंडस्लाइड्स होती हैं। लेकिन आज हम पंगु इसलिए हैं कि हम इनके लिए आज तक कोई भी प्रणाली वहां पर स्थापित नहीं कर पाए। जो अवेलेबल हैं उनको भी नहीं इस्टेब्लिश कर पाए, क्योंकि हमारे अंदर इस चीज के प्रति सेंसिटिविटी है ही नहीं। सेंसिटिविटी नहीं है, बड़ा सवाल, बड़ी बात डॉक्टर श्रीवास्तव आपने कही।
मेरे पास वक्त कम है, माफ कीजिएगा, आपको यही रोकने पड़ेगा। एक आखिरी मेहमान कमल सुदाली साहब हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं। कमल जी, क्या अनुभव रहा इन दिनों में और आपको क्या ऐसा लगा कि सरकार और प्रशासन वहां का पंगु था? देखिए सर, अगर सरकार और प्रशासन के पॉइंट का प्रश्न उठाया है तो निश्चित आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं शाम को 5 बजे करीब बद्रीनाथ के 20 किलोमीटर पहले पहुंचा था और वहां से हमारी गाड़ी रुक गई थी। मतलब हमको ऐसा लगा कि ये ट्रैफिक जाम है। हमको कुछ नहीं पता था कि कारण क्या है। शायद 5 या 6 बजे होंगे। तो मेरे आगे भी करीब समझिए आपकी 50-75 गाड़ियां होगी। तो वहां पे ट्रैफिक जाम एक कॉमन चीज है। तो हम लोग यही समझे कि ट्रैफिक जाम होगा यार, आज बहुत ज्यादा रश है, तो इसलिए बस। उसके बाद में 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे हमने कहा ट्रैफिक 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहा है, क्या बात है। हमने कहा चलो ठीक है, हमारे पास कुछ खाना वगैरह साथ में था क्योंकि हम 15 दिन के लिए बाहर गए थे, तो हमने खाना वाना लिया। अब सर हम रात को उसी गाड़ी में सो गए और भयंकर बारिश हो रही थी। हमें कोई जानकारी नहीं कि क्या रीजन है जिसके कारण से हमारी गाड़ी रोकी गई है। सुबह 6-7 बजे के आसपास मैंने कहा अपन ही देखो क्या कारण है, कोई भी हो तो अपन ही ट्रैफिक से सुलझाने की कोशिश करेंगे। सर मैं गया करीब 1 किलोमीटर आगे, तो वहां पे पुलिस चौकी थी, तो मैं पुलिस चौकी लगता है कमल जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। लेकिन डॉक्टर अनिल जैन, आखिरी बात आप कहना चाह रहे थे, क्या बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है नरेंद्र मोदी को वहां भेजकर? नहीं, ये दीपक जी, बीजेपी इस मुद्दे को कतई भुनाने की कोशिश नहीं कर रही है। और बीजेपी शासित राज्यों के जहां से पिलग्रिम्स गए, जहां से यात्री गए हैं, सब मुख्यमंत्रियों ने राहत देने की और राहत पहुंचाने की बात कही है। और गुजरात से भारी संख्या में लोग गए हैं, तो मुख्यमंत्री अगर वहां आए हैं तो ये अपने गुजरात के लोगों के प्रति उनकी संवेदना है। किसी प्रकार के किसी भी कार्य को डिसरप्ट करने के लिए नहीं, बल्कि वहां की स्थानीय सरकार को जो मदद दे सकते हैं अपनी डिजास्टर मैनेजमेंट टीम के द्वारा, अगर मदद वो लेना चाहेंगे तो दे सकते हैं, वो देने के लिए गए हैं। इसको कतई राजनीतिक मुद्दा बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये उनकी सेंसिटिविटी है कि वो अपने राज्य के लोगों को ठीक प्रकार से उनका इवैक्यूएशन हो जाए। अरे रमन सिंह जी नहीं आ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जी नहीं आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? इसलिए क्योंकि रमन सिंह जी ने भी और शिवराज जी ने भी मुख्यमंत्री को ये बात कही है और उन्होंने हरिद्वार में थे, वो भी चाहते तो हवाई दौरा कर लेते, उन्होंने तो किया नहीं। लेकिन मोदी जी तो उतरना चाहते हैं, हमने ऐसा सुना हुआ। नहीं, मोदी जी अपनी टीम के साथ वहां गए हैं। अभी मोदी जी का क्या कार्यक्रम है ये तो ना मुझे पता है ना आपको पता है सही मायने में क्या कार्यक्रम है, लेकिन वो उनकी अपनी गुजरात की जनता के प्रति लगाव है। और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अगर कोई गुजरात की जनता के लिए, देश की जनता के लिए लगाव नहीं है, और गुजरात की जनता के लिए अभी तो गुजरात की जिम्मेदारी संभाले तो गुजरात की जनता के लिए लगाव देश की जिम्मेदारी के लायक समझा नहीं, अभी को देश की जिम्मेदारी के लायक समझा नहीं है। अभी मेरी इसमें ये निवेदन इतना है कि इसमें कहीं कोई राजनीति नहीं है। चलिए, राजनीति देखी जाए ना देखी जाए। प्रफुल्ल बख्शी जी, आखिरी कमेंट आपका, क्योंकि इस डिबेट को सबसे ध्यान से आपने सुना है और इस इशू पे सबसे बड़ा एक्सपर्ट आप हैं। एक्सपर्ट इतना बड़ा नहीं हूं, पर मैं ध्यान से इसलिए सुना है इस बात को कि बड़ी विचित्र बातें मैंने सुनी है। हमें इस समय परवाह नहीं करनी चाहिए कौन सा पॉलिटिकल लीडर आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमें बुलाना पड़ेगा उन आर्मी कमांडर्स को जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, वो आपको करेक्ट बताएंगे कि स्थिति क्या है और क्या नहीं है। और दूसरी बात ये मैं बताना चाहता हूं, हमने जो सबक सीखा है अभी वो ये है कि हमें डिजास्टर मैनेजमेंट को किस तरीके से इंप्रूव करना है। और ये सबसे ज्यादा हिंदुस्तान का डिजास्टर प्रोन एरिया है, माउंटेनस एरिया है, जहां कितने सालों से यही आपदा हो रही है। किस तरीके से तीनों सर्विसेज को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के एम्बिट के अंदर किस तरह डालना है, क्योंकि तीनों सर्विस ही डिजास्टर मैनेजमेंट को सबसे अच्छी तरह संभाल सकती हैं। हमको इस बात से शर्माना नहीं चाहिए। और इस समय हमको जो यात्री फंसे हुए हैं, आर्मी की जो सेल्स बने हैं, उनके द्वारा उनको मैक्सिमम कंफर्ट देना पड़ेगा, मैक्सिमम सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, ताकि अभी तक उनको इवैक्यूएट आराम से कर लें। बाकी जो होमवर्क होगा उसको हमें बाद में करना पड़ेगा। चलिए प्रफुल्ल बख्शी जी, आपके इसी कमेंट के साथ और अनिल जी की इसी कमेंट के साथ किसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए टुनाइट विद दीपक चौरसिया में फिलहाल के लिए इतना ही। लेकिन हम लगातार आपको ग्राउंड जीरो की कवरेज दिखा रहे हैं, दिखाते रहेंगे। खबरों का सिलसिला जारी